नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप भट्ट और आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। दोस्तों, बहुत से लोग केवल अपने लिए ही जीते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जमीन के लिए, अपने समाज के लिए जीते हैं और उनके हकों के लिए ही पूरी जिंदगी लड़ते हैं। उन लोगों की लड़ाई कोई निजी लड़ाई नहीं होती, उनकी लड़ाई अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई होती है। दोस्तों, हमारी आज की पहली हस्ती ने पेड़ों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने पानी के लिए आंदोलन किए हैं। दोस्तों, वो गांधीवादी विचार को मानने वालों में से हैं। उन्होंने ही चिपको आंदोलन की अगुवाई की। उनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। You need more and more things, and unfortunately, affluence has become synonymous with development in our present-day society. An individual or a society which has more and more consumer things is regarded as a developed society. So we are after getting more and more things. And after all, from where all these things comes? All these things come from nature. बहुगुणा जी का जन्म पुरानी टिहरी के मरोड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके परिवार का टिहरी नरेश से अच्छा संपर्क था, लेकिन सुंदर जी के ऊपर बचपन में ही दुख का साया आया और जन्म के कुछ ही सालों बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन उनके पिता ने उन्हें प्रकृति से प्यार करना सिखा दिया था। 13 साल की उम्र में बहुगुणा जी की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया जब उन्होंने टिहरी शहर में विचित्र वेशभूषा वाला व्यक्ति देखा। ये व्यक्ति गढ़वाल के क्रांतिकारी श्री देव सुमन थे। श्री देव सुमन प्रसिद्ध गांधीवादी थे। बहुगुणा जी सुमन जी के विचारों से प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनके ही निर्देश में वो जल्द ही पत्रकार भी बन गए और जनता को जागरूक करने वाली खबरें छापने लगे। ये गुलामी का दौर था और इसीलिए अंग्रेज पुलिस भी उनके पीछे पड़ने लगी। बहुगुणा जी अंग्रेज पुलिस के हाथों से बचते रहे, लेकिन फिर से उनके निजी जीवन में बुरा दौर आया और 16 साल की उम्र में उनकी मां की गंगा में डूब जाने से मृत्यु हो गई। बहुगुणा जी अकेले पड़ गए। ऐसे में उनको सहारा दिया लेखक विद्यासागर नौटियाल के पिताजी ने। क्रांतिकारी माहौल में रहकर बहुगुणा जी गांधीवादी आदर्शों को मजबूती से अपनाते रहे। देश की आजादी के आंदोलन के चलते वो कई बार जेल भी गए। आजादी के बाद उन्होंने पहाड़ों को अपनी कर्म भूमि चुना। उन्होंने अपनी पत्नी विमला देवी के साथ करीब 5000 किलोमीटर तक पहाड़ों में भ्रमण कर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 1960 के दशक में बहुगुणा जी ने पहाड़ में अनेकों लड़ाइयां लड़ी। इसके बाद 1973 में शुरू हुआ चिपको आंदोलन उनके जीवन की बड़ी घटना रही। चिपको आंदोलन वन ठेकेदारों से पेड़ और जंगल बचाने का आंदोलन था। चिपको आंदोलन के दौरान जब ठेकेदारों ने पेड़ काटने शुरू किए तो लोग पेड़ों से गले लग गए और उन्हें काटने से बचाने लगे। इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए बहुगुणा जी ने गांव-गांव की यात्राएं की। उनके इस प्रयास ने रंग दिखाया और ये आंदोलन बहुत बड़ा बन गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बहुगुणा जी के साथ बात की। प्रधानमंत्री ने उनके प्रयास की सराहना करते हुए पेड़ काटने पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया। Everybody should realize that I have a responsibility towards Mother Earth to heal up her wounds. This is healing up the wounds of the bleeding earth. These trees and plants are like the skin of Mother Earth, and we have skinned Mother Earth to the extent that during monsoon we see that all our rivers and streams are red. So we should realize our moral responsibility
think if our mother is bleeding, what we have to do? We have to heal up her wounds. And so this should be the responsibility of every human being, not only of the students, but everybody should plant, every able-bodied man, even children. They should plant trees, protect trees, and make this Bharat Bhumi as Sujalam, Sufalam, Sasya Shyamalam, full of good water, full of good fruits. बहुगुणा जी के इस प्रयास ने भारत भर में पर्यावरण प्रेमियों को प्रेरित किया। कुछ समय बाद कर्नाटक में भी चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेकर चिप्पिको आंदोलन चला। 26 जनवरी 2009 को भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया। बहुगुणा जी अभी भी जिंदा दिली से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, हमारी अगली हस्ती वैज्ञानिक है। वो अमेरिकी भारतीय बायोकेमिस्ट है। उन्हें 1968 में फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। उनका नाम है हरगोबिंद खुराना। दोस्तों, गोविंद जी का जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था। उनके पिता गांव में पटवारी हुआ करते थे। गोविंद जी के पिता ने उनको अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया और गोविंद जी ने DAV हाई स्कूल मुल्तान से अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उनका अपने शिक्षकों के साथ अच्छा संपर्क बनने लगा। कुछ इसी तरह का संपर्क उनका पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MSc करते हुए भी शिक्षकों के साथ बना था। पढ़ाई पूरी करने के बाद गोविंद जी 1945 तक भारत में रहे। इसी साल भारत सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर PhD करने ब्रिटेन भेजा। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में उन्होंने रॉजर JS बीर की देखरेख में रिसर्च का काम शुरू किया। ब्रिटेन में पहली बार गोविंद जी ने पश्चिमी संस्कृति को देखा। PhD के बाद उन्होंने 2 साल ज्यूरिक में काम किया। यहाँ उनकी मुलाकात बहुत से विदेशी वैज्ञानिकों से हुई। इन मुलाकातों ने गोविंद जी के विज्ञान से लेकर उनके दर्शन को लगातार बढ़ाया। कुछ समय बाद गोविंद जी इंग्लैंड वापस आ गए और यहाँ डॉक्टर GW कैनर और प्रोफेसर AR टॉड के साथ रिसर्च में लग गए। 1950 से 1952 तक वो कैम्ब्रिज में शोध करते रहे। ये समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पर उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। 1952 में उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया के डॉक्टर गॉर्डन M श्रम ने नौकरी दी, लेकिन उनके लिए यहाँ रिसर्च की सुविधाएं बहुत ही सीमित थीं। फिर भी गोविंद जी को यहाँ शोध कार्य करना पसंद आया। फॉस्फेट ईस्टर और न्यूक्लिक एसिड के क्षेत्र में उन्होंने अपने शोध को आगे बढ़ाया। Easily the most important reason was the offer of being able to work at this very special place, the Enzyme Institute, with no administrative duties, with facilities and laboratories. There are not very many places. In fact, difficult to think of another one that really has a comparable situation. And we are trying to find out how genes direct protein synthesis, how genes that we contain, how they direct or specify or enable the manufacture of proteins. And it's really basically everything that anyone, or human beings or living animals do, is done by protein molecules. And therefore the kind of protein that one has, and therefore the ability one has, is determined by the genes that one has. अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए गोविंद जी विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर एंजाइम रिसर्च में चले गए। 8 साल बाद यानी 1968 में गोविंद जी को मार्शल W निरनबर्ग और रॉबर्ट W हॉली के साथ नोबेल प्राइज दिया गया। उनकी इस रिसर्च से जेनेटिक कोड के क्षेत्र में बहुत जानकारी प्राप्त हुई। नोबेल पुरस्कार के साथ उन्हें अमेरिकी सरकार ने नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी प्रदान किया। 9 नवंबर 2011 को उनकी मृत्यु हो गई। चिकित्सा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिनकी प्रतिभा देखकर हैरानी होती है, लेकिन इस प्रतिभा को संभालना कभी आसान नहीं होता, क्योंकि प्रतिभा हमेशा अपने साथ एक समस्या लेकर जरूर आती है।
अगर उस समस्या से पार पा लिया तो सफलता आपके दर पर होगी, नहीं तो जीवन मुश्किल बन जाता है। ऐसा ही कुछ आज जन्मी हमारी अगली हस्ती के साथ भी हुआ। वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने नंबर थियरी और अलजेब्रिक ज्योमेट्री के क्षेत्र में बहुत काम किया, लेकिन श्रीनिवासा रामानुजन की तरह वो भी छोटी ही उम्र में दुनिया से चले गए। दोस्तों, उनका नाम है चक्रवर्ती पद्मनाभन रामानुजम। रामानुजम जी मद्रास में 1938 में जन्मे। वॉट स्कूल से रामानुजम जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पाई। इसके बाद सर MC मुथैया शेट्टी हाई स्कूल उनकी शिक्षा का स्थान बना। गणित और केमिस्ट्री ये दोनों ऐसे विषय थे जिनमें रामानुजम को बहुत रुचि थी। खासकर रसायन विज्ञान की ओर उनका बहुत आकर्षण था। रसायन विज्ञान के प्रयोगों में उन्हें इतनी दिलचस्पी हुई कि उन्होंने अपने घर में ही प्रयोगशाला खोल दी और प्रयोगशाला में वो अपना पूरा दिन बिताने लगे। पढ़ाई के अलावा वो जोशीले टेनिस खिलाड़ी भी थे। 1952 में रामानुजम जी ने हाई स्कूल पूरा कर मद्रास के लोयोला कॉलेज में प्रवेश लिया। हाई स्कूल में ही अपनी पढ़ाई से रामानुजम जी ने दिखा दिया था कि उनमें असाधारण प्रतिभा है। इसीलिए उनकी लोयोला कॉलेज में पढ़ने की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। वैसे उन्हें पसंद तो रसायन विज्ञान था, लेकिन गणित वो विषय था जिसमें उन्हें विशेषता हासिल थी। इसीलिए इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद उन्होंने मैथमेटिक्स ऑनर्स की उपाधि ली। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि गणित के उत्कृष्ट विद्यार्थी होने के बावजूद उन्हें द्वितीय श्रेणी ही प्राप्त हुई। शायद रामानुजम जी इसके लिए तैयार थे। उनका गणित को लेकर खुद पर विश्वास भी कम था। ऐसे में उनके पिता ने उनकी मदद की और कॉलेज के अंतिम सालों में उन्हें गणित की शिक्षा दी। उनके पिता ने ही उन्हें टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे के स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया। रामानुजम जी ने बात मानी और गणित का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने इस दौरान टाटा इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रोफेसर से लगातार गणित की शिक्षा ली। कुछ समय कड़ी मेहनत से अध्ययन करने के बाद रामानुजम जी मुंबई आ गए। टाटा इंस्टीट्यूट में आते ही उन्होंने अपनी चमक बिखेरनी शुरू कर दी। वो जल्दी ही बहुत सी गणितीय विधियों में विशेषज्ञ बन गए। इस विशेषज्ञता ने उन्हें गणित के ऊपर बहुत से लेख लिखने के लिए प्रेरित किया। वो लेख लिखते और उसे लोगों के बीच दे देते। जब वो गणित को लेकर बातें करते तो उनकी समझ की गहराई का पता चलता था। दोस्तों, कहते हैं किसी को प्रतिभा जितनी बड़ी मिलती है उतनी ही बड़ी समस्या भी उसके साथ आती है। रामानुजम जी के साथ भी यही हुआ। उन्हें लगा कि वो गणित में अपना कोई योगदान नहीं दे पा रहे हैं। इस दौरान वो छोटी गणितीय समस्याओं को खुद ही नहीं देखना चाहते थे और ये गणितीय समस्या होने के बजाय मनोवैज्ञानिक समस्या हो गई और रामानुजम जी बहुत कुंठाग्रस्त होने लगे। लेकिन उन्होंने राहें ढूंढने की कोशिश की और मूल गणित का उत्पादन करने के बजाय पढ़ाना बेहतर समझा। इस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए उन्होंने लगातार कई संस्थानों में पढ़ाने के लिए आवेदन किया, लेकिन सारी जगहों से उनके आवेदन अस्वीकार हो गए। रामानुजम जी के जीवन के इस तनाव वाले समय में KG रामानाथन ने उनके साथ काम किया। उन्होंने कुछ अलजेब्रिक समस्याओं का समाधान करने के लिए रामानुजम जी को निर्देश दिए। रामानुजम जी ने इन विषयों पर उत्कृष्ट परिणाम दिए। संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी में उनके द्वारा दिए गए गहरे परिणामों को देखते हुए उन्हें टाटा संस्थान में सह प्रोफेसर बना दिया गया। 1964 से पहले रामानुजम जी की खुद की क्षमताओं के प्रति कम विश्वास को उनके व्यक्तित्व का हिस्सा माना जा सकता था, लेकिन 1964 से ये समीकरण फिर से बदल गए और उनकी समस्या उनकी प्रतिभा पर फिर से हावी होने लगी। 1-2 साल उनके लिए फिर से बुरा समय बीता, लेकिन जुलाई 1965 में उन्हें नई उम्मीद दिखी। ये उम्मीद थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपने यहाँ प्रोफेसर नियुक्त किया। रामानुजम जी ने इस मौके को स्वीकार किया और वहां चले गए, लेकिन उनकी निराशा ने उनका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, जिसके साथ उन्होंने जैसे तैसे 8 महीने पंजाब विश्वविद्यालय में निकाले और फिर वापस टाटा इंस्टीट्यूट आ गए। इसके बाद पेरिस के एक संस्थान ने उन्हें बुलाया, लेकिन खुद से परेशान रामानुजम जी वहां से भी टाटा संस्थान वापस आ गए। पहले रामानुजम जी खुद मौके ढूंढ रहे थे और अब उन्हें मौके मिल रहे थे। हालांकि उन्होंने टाटा संस्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य भी किया।
लेकिन वो यहाँ रुकना नहीं चाहते थे और यहाँ के अलावा वो कहीं रुक भी नहीं पाते थे। उनका अवसाद अब गंभीर रूप ले चुका था। वो भी इस बात को समझते थे। इसीलिए 1970 में उन्होंने टाटा संस्थान से इस्तीफा दे दिया। एक साल बाद फिर से उनके जीवन में बदलाव आया और वो वॉरविक विश्वविद्यालय इंग्लैंड में ज्योमेट्री पढ़ाने गए। यहाँ रामानुजम जी ने शेफेरोविच और ममफोर्ड के साथ एल्जेब्रिक ज्योमेट्री बनाई, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सराहना मिली। 2 साल बाद वो इंग्लैंड से वापस आ गए। इंग्लैंड से आने के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ने उन्हें बेंगलोर ब्रांच में पढ़ाने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने मान लिया। 1973 में उन्हें इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फेलो चुना। लेकिन फिर रामानुजम जी को रोग ने चैन से नहीं रहने दिया और एक दिन जब रामानुजम जी का दर्द असहनीय हो गया तो उन्होंने दवाई अत्यधिक मात्रा में ले ली और 27 अक्टूबर 1974 को उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह मानसिक दर्द की आंधी में एक गणित का चिराग बुझ गया। लेकिन फिर भी वो अपने क्षेत्र में बहुत काम कर गए थे। डेविड ममफोर्ड कहते हैं कि रामानुजम गणित को सरल और खूबसूरत बनाना चाहते थे। उन्होंने कई बार बड़ी बड़ी जटिल गणितीय समस्याओं का समाधान करके हमारे सामने सरलता से रख दिया। हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, आज की हमारी हस्ती हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की ऐसी आवाज है जिसके बगैर ये दौर फीका फीका सा रह जाता है। उन्होंने अपने दौर में कई खूबसूरत नगमे गाए और लोगों के दिलों में जगह बनाई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र कपूर की। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। महेंद्र जी का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मुंबई में बीता। महेंद्र कपूर बचपन से ही गायक बनना चाहते थे। रफी साहब उनके आदर्श थे और वो उन्हीं के गाने गाते थे। धीरे धीरे महेंद्र जी ने अपना एक अलग अंदाज विकसित कर लिया जो उस समय के तमाम गायकों से बिल्कुल अलग था। उन्हीं दिनों रेडियो मर्फी के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में महेंद्र जी ने अपनी आवाज की जो चमक बिखेरी, उससे वो मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन के विजेता बनकर उभरे। ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन था जिसमें मैंने भाग लिया और लकीली मैं चुना गया। तो उसमें म्यूजिक डायरेक्टर से जजेस थे 5, सी रामचंद्र जी, फिर बसंत देसाई जी, मदन मोहन जी, नौशाद साहब और अनिल विश्वास जी। तो उसमें शर्त थी जो जीतेगा उसको या एक लाइन गाने को देंगे या पूरा गाना देंगे, वो म्यूजिक डायरेक्टरों पे था। तो लकीली मुझे अच्छे अच्छे गाने उनसे मिल गए। इस तरह महेंद्र जी लोगों के ध्यान में पहली बार आए। निर्देशक राजा नवाथे ने पहली बार महेंद्र जी को फिल्म में गाने का मौका दिया। राजा जी उस समय भारत भूषण को लेकर सोहनी महिवाल बना रहे थे, लेकिन उस फिल्म के गाने हिट नहीं हो पाए और महेंद्र जी के करियर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई।
इस दौरान वो इक्का दुक्का फिल्मों में गाने गाते रहे, जिनका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। महेंद्र जी को फिल्मों में गाते हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन अभी भी उनकी आवाज गुमनामी के अंधेरों में खोई थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हीरे को पहचानने के लिए जौहरी की जरूरत पड़ती है। वो जौहरी थे संगीतकार सी रामचंद्रा, जो वी शांताराम की फिल्म नवरंग के गानों का निर्देशन कर रहे थे। उन्होंने महेंद्र जी की आवाज में आधा है चंद्रमा रात आधी गाना गवाया और ये गाना उस साल सुपर हिट रहा। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। दोस्तों, इसी साल B.R. चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा अपनी पहली फिल्म धूल का फूल बना रहे थे। राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा के अभिनय से सजी इस फिल्म में महेंद्र जी ने राजेंद्र कुमार के लिए आवाज दी थी। फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म के गाने खूब पसंद किए गए। दोस्तों, यहीं से B.R. चोपड़ा और महेंद्र जी की दोस्ती पक्की हो गई, जो आगे चलकर गुमराह, वक्त, हमराज, धुंध और महाभारत से और भी मजबूत हो गई। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। दोस्तों, उस दौर में महेंद्र जी की आवाज भारत की जीवंत आवाज के रूप में उभर कर सामने आई। वो पहले गायक बने जिन्होंने इंग्लिश में गाने रिकॉर्ड किए। जिस तरह शम्मी कपूर के गानों की आवाज मोहम्मद रफी थे, राज कपूर की मुकेश थे, उसी तरह महेंद्र जी मनोज कुमार की आवाज बने। फिल्म उपकार का गाना मेरे देश की धरती के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, दोस्तों, महेंद्र कपूर ने अलग अलग भाषाओं में करीब 25,000 गाने गाए। करीब 5 दशकों तक महेंद्र जी ने बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है।
70 के दशक में गाए उनके गाने एक तारा बोले, फकीरा चल चला चल, इसके बाद 1981 में अब के बरस उनके सदाबहार हिट गाने हैं। भारत सरकार ने उनकी आवाज को पुरस्कृत करते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 27 सितंबर 2008 को हृदय आघात होने के कारण महेंद्र जी की सांसें रुक गईं, लेकिन उनके नगमों के रूप में उनकी आवाज आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा परछाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा परछाया सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,